जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 के कंप्लीट इंग्लिश मॉडल पेपर 13 नंबर को। इससे बाहर कुछ नहीं, एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। और आपको बता दें कि अगर आप पूरा मॉडल पेपर देख लेते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न पेपर में होने वाला नहीं है। आप बेहतर करके आएंगे, इस बात पर आप लोग बिल्कुल विश्वास कीजिए। और इससे पहले जो मॉडल पेपर चलाया गया है उस मॉडल पेपर को आप लोग देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप समस्त क्लासेस को देख लीजिए। साथ ही साथ आगामी क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इस क्लास को लाइक करके आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं सेक्शन ए का यानी पार्ट ए का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 to 3 के लिए बच्चों एक निर्देश है। क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो क्या कह रहा है। व्हेन वी इंटर, जब हम प्रवेश करते हैं न्यूयॉर्क हार्बर, न्यूयॉर्क बंदरगाह पर, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। जो पहली चीज़ हम देखते हैं वो स्वतंत्रता की मूर्ति है यानी स्टेचू ऑफ लिबर्टी है। व्हाट इम्प्रेसेस अस मोस्ट, जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, इज इट्स साइज, इसका आकार, एंड मैग्निफिसेंस, और इसका महत्व है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ इट केम टू बी देयर, कि ये वहाँ पर कैसे आई। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि यह वहाँ पर कैसे आई। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। स्टेचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों के द्वारा दिया गया एक उपहार था टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिकी स्वतंत्रता के 100 वर्ष की एनिवर्सरी पर यानी वर्षगांठ पर इसे चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में दिया गया था। इन 1869 मतलब 1869 में स्कल्पचर फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी, मतलब फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी ने बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट, अपनी अवधारणा की योजना बनाना शुरू की फॉर द मॉन्यूमेंट, इस स्मारक के लिए। बार्थोल्डी इनविजन्ड लिबर्टी एज ए स्ट्रांग एंड प्राउड फिगर। बार्थोल्डी ने स्वतंत्रता को एक मजबूत यानी शक्तिशाली और गर्वित आकृति के रूप में कल्पना किया। वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, एक ऐसा जो न केवल एक चमत्कारी ग्रीक देवी के रूप में था ऑफ द पास्ट, अतीत काल के, बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, बल्कि वर्तमान के कार्य करने वाले पुरुष और महिलाओं के रूप में भी था। फाइनली अंततः इन 1884 1884 में द वर्क वाज फिनिश्ड, ये कार्य समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी इज, जो पहली चीज़ हम देखते हैं वो क्या है। तो भैया क्या है वो? द स्टेचू ऑफ अब्राहम लिंकन, मतलब अब्राहम लिंकन की प्रतिमा, या फिर द स्टेचू ऑफ गॉडेस वीनस, गॉडेस वीनस की यानी वीनस देवी की प्रतिमा, या फिर द स्टेचू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा, या द स्टेचू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी देवी की प्रतिमा। तो बच्चों जब हम लोग न्यूयॉर्क बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, स्टेचू ऑफ लिबर्टी को। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ, जो स्वतंत्रता की मूर्ति थी ये कहाँ के लोगों के द्वारा दी गया एक उपहार था, फ्रांस के द्वारा या जापान या फिर ग्रीस या फिर इंग्लैंड। तो किसने दिया था बच्चों? तो इसे दिया था फ्रांस ने। किसने दिया था? तो फ्रांस ने यह उपहार
दिया था। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि द स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज, मतलब स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है, मूर्ति है, ये किसके लिए है, किसका प्रतीक है? द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत काल के चमत्कारी ग्रीक देवियों की, या फिर वर्किंग मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान के कार्य करने वाले पुरुष और महिलाओं की, या फिर द हिंदू गॉडेस सरस्वती, हिंदू देवी सरस्वती की प्रतिमा है, या बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों है। तो बच्चों इसमें ए और बी दोनों है, जो कि आपको बताया गया है कि ये केवल देवियों का नहीं बल्कि कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं की भी प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 एक निर्देश है। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, और ये आप लोगों का है ग्रामर सेक्शन वाला। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। जिसमें कह रहा है आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ही इनवाइट्स मी, वह मुझे आमंत्रित करता है। अब क्या होगा इसमें? अनटिल होगा, या फिर इफ होगा, या फिर अनलेस होगा, या बट होगा। तो देखिए बच्चों, अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। और इफ का मतलब होता है यदि। और बात करें अगर हम लोग अनलेस की, तो इसका अर्थ होता है यदि नहीं, यदि नहीं। और बट मतलब तो जानते ही हैं, लेकिन होता है। तो इसका अब यहाँ पर सटीक कौन बैठेगा? देखिए, अगर ये चीज़ पहले होता तो अनलेस ज़्यादा सटीक बैठता, लेकिन इसमें क्या है कि मतलब मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे नहीं बुलाता है, तो क्या हो जाएगा? अनटिल का प्रयोग यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। द यंग मैन इज ट्रू, युवा व्यक्ति सत्य है। अब यहाँ पर क्या होगा? हिज वर्ड होगा, हिज वर्ड है, मतलब अपने शब्दों, तो से होगा कि का होगा, यानी ऑफ होगा, या फिर फॉर होगा, या एट होगा, या टू होगा। तो बच्चों वो अपने शब्दों पर सत्य है, जो शब्द उसने कहा उस पर वो अडिग है, सत्य है, इसलिए एट का प्रयोग यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए नीचे दिए गए शब्द समूह को पुनः व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। पहले तो शब्द देख लें क्या है। तो शब्द है लास्ट, रैनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज, सिंस। अब देखिए, मौसम से संबंधित है, वर्षा की बात हो रही है, तो जहाँ पर इट पहले हो उसको रोको, बाकी को काट दो। इट पहले वाक्य में पहले है, और दूसरे वाक्य लास्ट वाक्य में पहले है। अब बाकी दो कट गए। अब क्या होगा? सहायक क्रिया होनी चाहिए, तो सहायक क्रिया भैया हैज भी है और बीन भी है, तो हैज बीन दोनों साथ में होना चाहिए, यानी इट बीन सिंस नाइट लास्ट रैनिंग, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? इट हैज़ बीन, अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रैनिंग, और सिंस लास्ट नाइट। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, मतलब महंगी कपड़ों को खरीदने में उसने बहुत सारे रुपयों को खर्च कर दिया। अब इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट शब्द का पहचान करना है कि क्या है, नाउन है, या फिर प्रोनाउन है, या फिर वर्ब है, या एडवर्ब है। तो बच्चों स्पेंट मतलब खर्च किया, अर्थात ये क्या है? वर्ब है, कार्य का बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत स्पेलिंग है? किसकी स्पेलिंग गलत है? प्रेयर का, या फिर मिसचीफ का, या फिर ग्रामर, या अटैच। तो प्रेयर बिल्कुल सही है, मिसचीफ भी सही है, अटैच भी सही है। ग्रामर की शुद्ध स्पेलिंग होती है GRAMMAR, और इसमें क्या लिखा है? ER। तो गलत यही तो है, तो सी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9 से 10 के लिए निर्देश है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें पैसेज देख लीजिए। ही वांडर्ड फॉर 7 years, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे, एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे, जहाँ उन्होंने ठहरने की प्रतिज्ञा की, अनटिल इनलाइटमेंट केम, अर्थात प्रकाश के आने तक, ज्ञान के आने तक वहाँ पर उन्होंने ठहरने का प्रतिज्ञा कर लिया। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, ही रिनेम्ड द ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम परिवर्तन कर दिया, द बोध ट्री, उसे बोधि वृक्ष कहा, यानी ट्री ऑफ विजडम, अर्थात बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और अपने नए समझ को बांटने लगे और लोगों को सिखाने लगे। किसकी बात हो रही है, तो महात्मा बुद्ध की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट फॉर, सिद्धार्थ गौतम प्रकाश की खोज में भटकते रहे, कितने दिनों तक, 4 years, या फिर 5 years, या फिर 7 years, या फिर 3 years, कितने, तो भैया देख लीजिए 7 years लिखा है ना, तो कितने वर्षों तक भटके थे, तो 7 years, अर्थात 7 वर्षों तक। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटनमेंट सिटिंग अंडर, सिद्धार्थ गौतम एक मतलब किसके नीचे बैठ करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ए बैनियान ट्री मतलब एक बरगद का पेड़, या फिर ए मैंगो ट्री एक आम का पेड़, या फिर ए पीपल ट्री यानी एक पीपल का वृक्ष, या एन ओक ट्री यानी एक बलूत का पेड़। तो क्या था बच्चों, ए पीपल ट्री था, एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 13 के लिए फिर से निर्देश है, और क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्या है भैया, तो पहला यानी 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट, लेंचो के किस गुण ने डाक बाबू को सबसे अधिक प्रभावित किया था, कौन से गुण ने, लेंचो के कौन से गुण ने डाक बाबू को बहुत अधिक प्रभावित किया था, हिज फूलिशनेस, या फिर हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, या हिज सिंप्लिसिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हुआ था बच्चों, तो हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, मतलब भगवान में उसके अत्यधिक विश्वास को उन्होंने प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन हैं, पाउलो कोयल्हो, या फिर लियाम फ्लेहर्टी, या फिर रोलैंड दाही, या फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो बच्चों जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है इसके लेखक हैं लियामो फ्लेहर्टी। कौन है, लियामो फ्लेहर्टी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम, अपर आसाम में अपने घर पर आने के लिए राजवीर को किसने आमंत्रित किया था, प्रांजल्स फादर यानी प्रांजल के पिता ने, या फिर ए टी वेंडर अर्थात एक चाय व्यापारी ने, या प्रांजल ने, या फिर ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ आसाम, आसाम के एक प्रसिद्ध नेता ने। तो बच्चों प्रांजल ने आमंत्रित किया था, इसलिए आपका बी वाला यहाँ बी नंबर है लेकिन सी पर होना वो होना चाहिए, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से 15, बीच में देखिए स्पेस नहीं दिया, तो 14 से 15 के लिए निर्देश है
रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और सही विकल्प का चयन करने के लिए, मतलब उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या बच्चों इसमें, द फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली के कदमों पर, कोहरा छोटी बिल्ली के कदमों पर आता है। इट सेट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, यह शहर और बंदरगाह को देखते हुए बैठ जाता है, ऑन साइलेंट हंचेज, मतलब चुपचाप अपने घुटनों के बल, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर आगे बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछ रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन एबव, ऊपर लिखे हुए कविता का कवि कौन है? कार्ल सैंडबर्ग हैं, या विलियम बटलर ईट्स हैं, या जॉन बेरीमैन हैं, या रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं? तो बच्चों ये द फॉग नाम का एक पोएम ही है, और इसके राइटर हैं कार्ल सैंडबर्ग, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, द फॉग कम्स, कोहरा आता है, कैसे? लाउडली, या हार्शली, या साइलेंटली, या फिर स्लोली? तो भैया कोहरा आता है तो चुपके चुपके आता है, यानी साइलेंटली होगा, सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के लिए निर्देश है। तो क्या कह रहा है 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें आपसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज ट्रिकी गिवन नो फूड, कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई भी भोजन नहीं दिया गया? 1 डे यानी 1 दिन, या फिर 2 डेज अर्थात 2 दिन, या फिर 4 डेज यानी कि 4 दिन, या फिर 6 डेज यानी कि 6 दिन। कितने दिनों तक क्या बच्चों दिया गया था? तो उसको दिया गया था कुल मिलाकर के 2 दिनों तक कोई भी भोजन नहीं दिया गया था, बी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल, हरी सिंह कितना वो बड़ा था जब वह अनिल को मिला? कितना बड़ा था? 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, या 17 ईयर्स, या फिर 20 ईयर्स, या फिर 21 ईयर्स? तो बच्चों कितने वर्षों का था? 15 ईयर्स था, यानी कि 15 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड, होरेस के विरुद्ध कौन से साक्ष्य थे जिसने उसे गिरफ्तार करवा दिया? कौन से साक्ष्य थे बच्चों जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुआ था? द कीज मतलब चाबियां थी, या फिर हिज ग्लव्स उसके दस्ताने थे, या हिज फिंगरप्रिंट्स उसके अंगुलियों की छाप थी, या ऑल ऑफ द अबव यानी सब कुछ उपरोक्त थे? तो बच्चों उसने अपनी अंगुलियों की छाप छोड़ा था, अर्थात जब उस महिला ने कहा तो उसने निकाल लिया था अपने दस्ताने, और उसके बाद ताला खोला था तो अंगुलियों की छाप थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 19 के लिए देखिए एक निर्देश वही है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रिफिन वाज, ये ग्रिफिन था, कौन था? ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी कि शानदार वैज्ञानिक, या फिर लॉलेस पर्सन अर्थात नियम विरुद्ध नियम विहीन व्यक्ति था, या ए और बी दोनों था, या फिर कोई नहीं? तो बच्चों ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हु हैड इनवाइटेड माटिल्डाज हस्बैंड फॉर द बॉल यानी पार्टी, माटिल्डा के पति को नृत्य समारोह के लिए या उस पार्टी में किसने आमंत्रित किया था, किसने बुलाया था? द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री ने, या फिर द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति ने, या फिर द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सार्वजनिक निर्देशों के मंत्री ने, या फिर द गवर्नर अर्थात राज्यपाल ने? तो बच्चों द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने उन्हें आमंत्रित किया था, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका पार्ट ए समाप्त हुआ, यहाँ से शुरू होता है पार्ट बी, और पार्ट बी से पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए,
और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब इसमें 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज। मतलब रॉबिन हुड आउटलॉज कंपनी का क्या था, एक मतलब नेता था। हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, जो शेरवुड उसमें रहते थे, शेरवुड जंगल में जो लोग रहते थे वह उस समुदाय का नेता था। हिज नेम वाज ए टेरर टू रिच ट्रेवलर्स। अमीर व्यापारियों के लिए उसका नाम एक खतरा था, भय था। बट ही वॉज लव्ड बाई द पुअर, लेकिन वह गरीबों के द्वारा प्रेम किया जाता था। whom he saved from cruel landlords, जिन्हें उसने निर्दयी जमींदारों से बचाया था। एंड ऑफन हेल्प्ड विद मनी, और अक्सर उनकी रुपयों के साथ में मदद करता था। द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन, मतलब पास के शहर का जो न्यायाधीश था, वाज हिज बिटर इनेमी, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु था। शेरिफ मतलब न्यायाधीश होता है या निर्णायक होता है। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स टू कैच रॉबिन हुड, रॉबिन हुड को पकड़ने के कई प्रयासों के बाद, द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड इन द हियरिंग ऑफ मेनी पीपल, शेरिफ यानी न्यायाधीश ने कई लोगों के सुनने के दौरान एक दिन घोषणा किया, आई एम विलिंग टू गिव हाफ ऑफ माई वेल्थ टू एनीवन, मैं अपना आधी संपत्ति किसी को भी दे दूंगा, हु विल हेल्प मी टू कैच रॉबिन हुड, जो रॉबिन हुड को पकड़ने में मेरी मदद करेगा। देखिए उसने ऐसी घोषणा कर दी। अब क्वेश्चन नंबर ए इसमें से पूछ रहा है, हु वाज रॉबिन हुड, की रॉबिन हुड कौन था, एंड वेयर डिड ही लिव, और वह कहाँ रहता था। तो भैया रॉबिन हुड कौन था, रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ ए कंपनी ऑफ आउटलॉज। रॉबिन हुड नियम विरुद्ध लोगों का एक के समुदाय का एक नेता था। हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, जो शेरवुड जंगल में रहता था। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी, रॉबिन हुड रुपयों के साथ किसकी मदद करता था। तो रॉबिन हुड हेल्प द पुअर विथ मनी, रॉबिन हुड रुपयों के साथ गरीबों की मदद करता था। अब इसके बाद में सी नंबर क्या कह रहा है, तो सी नंबर कह रहा है, हु वाज रॉबिन हुड्स बिटर इनेमी, रॉबिन हुड का सबसे घना या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा शत्रु कौन था। तो द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन, मतलब पड़ोस के शहर का जो न्यायाधीश था, वाज रॉबिन हुड्स बिटर इनेमी, रॉबिन हुड का सबसे बड़ा शत्रु था। डी नंबर कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली, मतलब इस पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ है कि सार्वजनिक रूप से या आधिकारिक रूप से बता देना। तो भैया द वर्ड डिक्लेयर्ड, इसमें डिक्लेयर्ड शब्द आया है इन द पैसेज, इस पैसेज में डिक्लेयर्ड शब्द है मीन्स टू मेक नॉन पब्लिकली और ऑफिशियली, जिसका अर्थ होता है कि लोगों को सार्वजनिक रूप से या आधिकारिक रूप से ज्ञात कराना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चों, 22 क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी, आप अपने शहर के चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी, जिसमें आप उनसे अपने स्थानीय क्षेत्र में स्वच्छता के लिए निवेदन कीजिए, स्वच्छता की व्यवस्था का निवेदन करते हुए उन्हें लिखिए। एंड स्प्रेइंग सम इंसेक्टिसाइड, और कुछ कीड़ा मारने वाली दवाओं का बिखराव यानी कि फैलाव करने के लिए भी उनसे निवेदन कीजिए, टू किल द मॉस्किटोज, मच्छरों को मारने के लिए। अब देखते हैं आंसर क्या है, तो टू द हेल्थ ऑफिसर गोंडा यूपी, मतलब स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी गोंडा उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में आपको विषय में लिखना है
रिक्वेस्ट फॉर क्लीनलीनेस एंड मॉस्किटो कंट्रोल मीजर्स इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में स्वच्छता और मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र। डियर सर या मैडम, I am writing to bring your attention the unhygienic condition prevailing in my locality। मैं आपसे अपने क्षेत्र में जो बहुत ही दयनीय स्थिति फैली हुई है उसके बारे में निवेदन करते हुए आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद गार्बेज, गलियाँ कूड़े से भरी हुई हैं। एंड द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, और नालियाँ भटी हुई हैं। which has led to an increase in the mosquito population, जो मच्छरों की जनसंख्या में एक बढ़त बना रहा है। This has become a serious health concern, ये एक गंभीर स्वास्थ्य की समस्या बन गई, चिंता का विषय बन गया है फॉर द रेसिडेंट, यहाँ के निवासियों के लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, विशेष रूप से बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। I request you to kindly arrange for the cleanliness of our locality। मैं आपसे अपने क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था करने का निवेदन करता हूँ। एंड सेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स टू किल द मॉस्किटोज़, और मच्छरों को मारने के लिए कुछ कीड़ा मारने वाली दवाओं का भी फैलाव करें। दिस विल हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़, ये रोगों के विस्तार को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में मदद करेगा। लाइक मलेरिया एंड डेंगू फीवर, जैसे कि मलेरिया और डेंगू बुखार। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर अर्जेंटली, यदि आप तत्काल प्रभाव से इस मामले में देखभाल करें। एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और आवश्यक कदम उठाएं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, आपके सहयोग और मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली यानी भवदीय XXX यानी नाम नहीं लिखना है, और डेट यहाँ पर जो भी आप चाहें यानी परीक्षा वाली तिथि को डालना, जैसे हमने इसमें 6/11/2025 डाला है। अथवा क्या करना है बच्चों, राइट ए लेटर टू योर फादर, आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000, उनसे 1000 रुपये भेजने का निवेदन करते हुए। एज यू वांट टू गो ऑन ए टूर प्रोग्राम अरेंज्ड बाय योर कॉलेज, जैसा कि आप अपने कॉलेज के द्वारा व्यवस्थित किए गए टूर कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, भ्रमण कार्यक्रम में। एंड आल्सो ये परमिशन लेटर टू पार्टिसिपेट इन इट, और इसमें सहयोग प्रतिभाग करने के लिए उनसे अनुमति पत्र भी लिखिए। आंसर में देखते हैं, डियर फादर, प्रिय पिताजी, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, ये पत्र आपको अच्छे से प्राप्त हो गया होगा। आवर कॉलेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए टूर प्रोग्राम, हमारे कॉलेज ने एक टूर का प्रोग्राम आयोजित किया है। एंड आई एम ईगर टू पार्टिसिपेट इन इट, और मैं इसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्सुक हूँ। द टूर विल बी ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, ये भ्रमण मेरे लिए सीखने का एक बहुत बड़ा अनुभव होगा। एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बॉन्ड विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और यह मुझे मेरे मित्रों और अध्यापकों के साथ जुड़ने में मेरी मदद भी करेगा। टू पार्टिसिपेट इन द टूर, इस भ्रमण में प्रतिभाग करने के लिए आई नीड 1000 टू कवर द एक्सपेंसेस, मुझे इस खर्चे को पूरा करने के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता है। कुड यू प्लीज़ सेंड मी द मनी एज सून एज पॉसिबल, क्या आप मुझे इतने रुपयों को उतनी जल्दी भेज सकते हैं जितना कि संभव हो। आई प्रॉमिस टू बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द ट्रिप, मैं इस यात्रा के दौरान अपना चौकन्ना और जिम्मेदार रहने का वादा करता हूँ। आई आल्सो रिक्वायर ए परमिशन लेटर फ्राम यू, मुझे आपसे एक अनुमति पत्र की भी आवश्यकता है। व्हिच आई नीड टू सबमिट टू द कॉलेज अथॉरिटीज़, जो मुझे कॉलेज के अथॉरिटी अर्थात कॉलेज के अधिकारियों के पास जमा करने की आवश्यकता है।
इफ़ यू आर विलिंग टू ग्रांट मी परमिशन, यदि आप मुझे अनुमति देना चाहते हैं, प्लीज़ राइट ए लेटर स्टेटिंग, तो आप इस कथन को एक लिखते हुए एक पत्र लिखिए, दैट यू अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द टूर प्रोग्राम, कि आप मुझे इस भ्रमण कार्यक्रम में जाने की अनुमति देते हैं। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्राम यू सून, मैं आपके उत्तर का जल्द ही इंतज़ार करूँगा। बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब आपका अभिवादन, XXX, यानी यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। 23 कह रहा है, राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, अपने कॉलेज पत्रिका में 80 से 100 शब्दों में आप लोग एक प्रार्थना पत्र लिखिए, मतलब एक आर्टिकल लिखिए, टेलिंग द स्टूडेंट्स द बेस्ट वेज टू स्पेंड दियर वैकेशन, छात्रों को उनका छुट्टी बिताने का एक सबसे बेहतर तरीका बताते हुए लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बेलो, जैसा कि नीचे कुछ दिए गए हैं। गोइंग ऑन ए प्लीजर ट्रिप, एक आनंददायक या मज़ेदार भ्रमण पर जाना। गोइंग टू मीट योर कजिन्स, अपने चचेरे भाई से मिलने जाना। लर्निंग स्विमिंग, तैराकी सीखना। प्रैक्टिसिंग सम आर्ट, कुछ कला की अभ्यास करना, लाइक पेंटिंग, जैसे कि पेंटिंग है। आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर कुछ संगीत के उपकरण हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एज स्टूडेंट, छात्र के जैसा कि छात्रों को, वी एगरली वेट आवर वैकेशंस, हम उत्सुकता पूर्वक अपने छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं। टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम एकेडमिक रेजर, मतलब एक संस्थागत या स्कूल में नियमितता से जो उसमें हमें थकान होती है, उससे छुट्टी पाने के लिए। इंस्टेड ऑफ लॉन्गिंग अराउंड, चारों ओर घूमने के बजाय, यूटिलाइज दिस टाइम प्रोडक्टिवली, आप इसे मतलब उत्पादकता के रूप से इस समय का प्रयोग कीजिए। कंसीडर गोइंग ऑन ए प्लीजर ट्रिप टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, कुछ नए स्थानों पर जाते हुए मज़ेदार भ्रमण कीजिए। एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स, और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव कीजिए। विजिटिंग कजिन्स कैन स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड्स, मतलब चचेरे भाई के पास जाना क्या होगा, आपके पारिवारिक लगाव को और मजबूत करेगा। एंड क्रिएट लाइफ लॉन्ग मेमोरीज, और पूरे लंबे जीवन तक की यादों को बनाएगा। यू कुड आल्सो लर्न स्विमिंग, आप तैराकी भी सीख सकते हैं। ए स्किल दैट इज़ बोथ फन एंड बेनिफिशियल, एक ऐसी कुशलता जो दोनों प्रकार से है, मज़ेदार भी है और लाभदायक भी है। अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, ट्राई योर हैंड एट पेंटिंग, अपने हाथों को यानी पेंटिंग करने का प्रयास कीजिए। आर प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक संगीत के उपकरण को बजाना सीखने का प्रयास कीजिए। दीज एक्टिविटीज़ नॉट ओनली प्रोवाइड रिलैक्सेशन, ये क्रियाकलाप न केवल आपको आराम प्रदान करेंगे, बट आल्सो नर्चर योर क्रिएटिविटी, बल्कि ये आपकी रचनात्मकता को भी उभारेंगे। मेक योर वैकेशन ए ब्लेंड ऑफ फन, लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, अपने इस छुट्टी को एक मज़ेदार मतलब शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास का छुट्टी बनाइए। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, एक पैराग्राफ आप 80 से 100 शब्दों में लिखिए। वर्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ, जीवन में अच्छे आदतों की महत्व के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, मतलब अच्छी आदतों का महत्व है। ए फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हैं। दियर इफेक्ट ऑन योर डे टू डे लाइफ, अपने जीवन पर, उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या है, इसको भी बताइए। अब देखते हैं आंसर में बच्चों। तो गुड मैनर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर डेली लिव्स, अच्छी आदतें हमारे दैनिक जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। रिफ्लेक्टिंग आवर कैरेक्टर एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जो हमारे
चरित्र और सम्मान को दूसरों के लिए प्रतिबिंब बनते हैं। सिंपल गेस्चर्स लाइक सेइंग, साधारण से संकेत जैसे कि कहना हो प्लीज़ मतलब कृपया, एंड थैंक यू और धन्यवाद। ग्रीटिंग पीपुल विद ए स्माइल, लोगों का एक मुस्कान के साथ स्वागत करना। एंड लिसनिंग अटेंटिवली, और ध्यानपूर्वक सुनना। कैन मेक ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, एक महत्वपूर्ण प्रभाव बना सकता है। दीज स्मॉल एक्ट्स, ये छोटे छोटे कार्य आप काइंडनेस मतलब दयालुता के, एंड कोर्टेसली और विनम्रता के, कैन ब्राइटन समवन्स डे, किसी का भी दिन चमका सकते हैं। एंड क्रिएट ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में। गुड मैनर्स हेल्प बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप्स, अच्छी आदतें एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करते हैं। फॉस्टर ट्रस्ट, भरोसा प्राप्त करते हैं। एंड अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से सम्मान भी प्राप्त करते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स, अच्छी आदतों का विकास करके, वी कैन नेविगेट सोशल सिचुएशंस, हम सामाजिक स्थितियों से बच सकते हैं विद ईज, आराम से। एंड मेक ये लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन दोज अराउंड अस, और अपने चारों ओर स्थित लोगों पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ सकते हैं। दे ट्रूली मैटर, ये वास्तव में तथ्य सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 और जानते हैं। लाइक शेयर करते रहना है, रुकना नहीं है। लाइक और शेयर बिल्कुल भी रुकना नहीं है बच्चों। आपका एक लाइक एक शेयर बहुत ही हमें ऊर्जा प्रदान किए रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 का एक कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए आप पुनः क्या कीजिए, फिर से लिखिए। तो वाक्य क्या है, रेशमी सेड टू द स्ट्रेंजर, रेशमी ने अजनबी से कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। एंड वेयर डू यू लिव, और तुम कहाँ रहते हो। तो चलिए बता देते हैं भैया। रेशमी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, रेशमी ने अजनबी से कहा कि व्हाट मतलब क्या। देखिए इसको हम क्या करेंगे, कंजक्शन में बदल देंगे, और इसे योर नेम को सब्जेक्ट बना है तो इसको पहले लाएंगे, तो योर की चेंजिंग इससे होगी तो हिज हो जाएगा, हिज नेम वाज। रेशमी आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज, रेशमी ने अजनबी से पूछा कि उसका नाम क्या था। एंड, और इसे भी असर्टिव में बदलना है तो वेयर लिखेंगे, उसके बाद में यू की चेंजिंग होगी स्ट्रेंजर से तो हो जाएगा ही, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में लिव्ड। तो क्या हो गया, रेशमी आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड। अब इसके बाद में बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर कह रहा है बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द क्वेश्चंस, इसको पहले लाइए, ऑल द क्वेश्चंस। प्रेजेंट परफेक्ट में है, पैसिव में सहायक क्रिया हैज़ बीन लग जाएगी। आंसर्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, आंसर्ड लिख दिया जाएगा बाई हिम। तो क्या बना, ऑल द क्वेश्चंस हैज़ बीन आंसर्ड बाई हिम, सभी प्रश्न उसके द्वारा उत्तर दिए गए। अब सी नंबर कह रहा है, सी नंबर में क्या है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स आल्सो व्हेरेवर नेसेसरी। मतलब नीचे दिए गए वाक्य को पंक्चुएट कीजिए, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, और जहां आवश्यक हो वहां कैपिटल लेटर का भी प्रयोग कीजिए। कह रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। आस्क्ड माई सीनियर, मेरे सीनियर ने पूछा। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। माई नेम इज़ प्राची, मेरा नाम प्राची है। तो देखिए व्हाट यहाँ पर एक पूछा गया है ना, तो इन्वर्टेड कामा में कर दीजिए, व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल लेटर में, इज़ योर नेम, नेम में देखिए यहाँ स्पेस हो गया, स्पेस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न है तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, इन्वर्टेड कामा बंद कीजिए और फिर कामा लगा करके आस्क्ड माई सीनियर, मेरे सीनियर ने पूछा। अब क्या करेंगे, आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा लगा है ये मिस हो गया है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा नहीं लगेगा। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, फिर कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा लगाइए, आई कैपिटल लेटर में हो गया। माई नेम, तो माई का यम कैपिटल हो जाएगा, माई नेम इज़ प्राची,
प्राची का पी कैपिटल लिख करके फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर डी नंबर कह रहा है, डी क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में बदलिए। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। तो भैया कौन है, बुक्स। तो बुक्स आर आवर, और सबसे अच्छी का होगा बेस्ट फ्रेंड। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। तो कब भूलते हैं, जब हम पढ़ते हैं। तो व्हेन वी रीड ए गुड बुक, जब हम एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं क्या, अपनी सभी परेशानियां और चिंताएं, यानी आवर ट्रबल्स एंड वरीज। अब इसके बाद में फिर क्या कह रहे हैं, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। तो क्या करती हैं पुस्तकें, तो बुक्स नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज, किताबें हमें न केवल ज्ञान देती हैं बट आल्सो बिल्ड अवर कैरेक्टर, बल्कि हमारे चरित्र का भी निर्माण करती हैं। पुस्तकें हम में साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। तो बुक्स आल्सो इंस्टिल, मतलब संचार करती हैं क्या, करेज एंड होप इन अस, मतलब कि साहस और आशा। इस प्रकार से हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं। 25 यहाँ पर आ रहा है, और 25 नंबर क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया। तो भैया नेल्सन मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स, नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया फॉर दियर प्रेजेंस एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उस उद्घाटन समारोह में उनकी उपस्थिति के कारण, ऑफ द डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जो लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए थे। एक्नॉलेजिंग दियर सपोर्ट फॉर द कंट्रीज ट्रांजिशन, देश के रूपांतरण में उनके महत्व को, उनके मदद को समझते हुए, फ्रॉम एपार्थीड टू डेमोक्रेसी, जो रंग भेद से लोकतंत्र की ओर बदला था। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स। किसा गौतमी ने प्रकाश के फड़फड़ाने से, यानी कि जलने बुझने से क्या सीखा। तो किसा गौतमी ने सीखा दैट कि लाइफ इज ट्रांसिएंट, जीवन क्या है, जीवन अस्थाई है, एंड इम्परमानेंट, और अस्थाई, मतलब कि जीवन जो है वो पारदर्शी है, यानी कह सकते हैं कि एक जगह नहीं ठहर सकता है और अस्थाई है। लाइक द फ्लिकरिंग लाइट, जैसे जलते बुझते हुए बल्ब हैं। एंड दैट सफरिंग इज़ ए कॉमन एक्सपीरियंस, और ये भी सीखा कि पीड़ा यानी कष्ट एक साधारण अनुभव है, शेयर्ड बाय ऑल, जो सबके हिस्से में जाता है। हेल्पिंग हर अंडरस्टैंड, उसे समझने में उसकी मदद करते हुए, द रियलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु की वास्तविकता, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और जो अलगाव की भावना और व्यक्तिगत भावना के महत्व को भी उसने समझा। आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास। अब बी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटा सीगल पक्षी उड़ने से क्यों डरा हुआ था। तो भैया द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरा हुआ था, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नेवर फ्लोन बिफोर, वो इससे पहले कभी भी नहीं उड़ा था। एंड वाज अनसर्टेन अबाउट हिज एबिलिटी टू फ्लाई, और अपने उड़ने की कुशलता से पूरी तरीके से अनभिज्ञ था। फियरिंग, डरते हुए, ही वुड फॉल एंड गेट हर्ट, कि वह गिर जाएगा और उसे चोट आ जाएगी। व्हिच इज़ ए नेचुरल फियर फॉर ए फर्स्ट टाइम फ्लायर, जो कि पहली बार उड़ने वाले के लिए एक स्वाभाविक भय है। इसे अगर ना कर पाना तो अथवा भी है, और अथवा में कह रहा है, क्या कह रहा है, हाउ डिड नटाल्या रिएक्ट, नटाल्या ने कैसी प्रतिक्रिया दी, व्हेन शी केम टू नो, जब उसे ज्ञात हुआ, दैट लोमोव हैड कम विथ द प्रपोजल ऑफ मैरिज, कि लोमोव उसकी शादी के प्रस्ताव के साथ आया था।
तो भैया नटालिया रिएक्टेड विद ए मिक्स ऑफ सरप्राइज, नटालिया ने एक अद्भुत मिश्रित प्रतिक्रिया दी एंड इरिटेशन और झुंझलाहट भी दिखाया। इनिशियली अनएवार, प्रारंभिक रूप से अनभिज्ञ थी, दैट लोमोव्स विजिट वाज ए प्रपोजिंग मैरिज, कि लोमोव का आना एक शादी का प्रस्ताव था। एंड रिस्पॉन्डेड आर्गुमेंटेटिवली, और उससे बहस के रूप में प्रतिक्रिया दी, उत्तर दिया। बट लेटर बिकेम फ्लस्टर्ड एंड एक्साइटेड, लेकिन बाद में वह थोड़ा सा शर्मिंदा हुई और उत्सुक हुई। व्हेन शी रियलाइज्ड हिज इंटेंशन, जब उसे उसके विचार का ज्ञात हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और 26 से पहले सभी लोग बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए। एक बार सभी लोग हैंड रेज वाला कमेंट कीजिए कि पता चले कि आप लोग जुड़े हैं और समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 60 शब्दों में लगभग जवाब दीजिए। हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसेस्टर, बारिश बर्बादी में कैसे बदल गई। और हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, इसने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। तो देख लेते हैं भैया। द रेन टर्न्ड इनटू ये डिसेस्टर, बारिश एक बर्बादी में बदल गई। व्हेन ए हेल स्टॉर्म फॉलोड, जब ओलों की बारिश होने लगी। डिस्ट्रॉइंग लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को एंड क्रॉप्स और फसलों को बर्बाद करते हुए। द हेल स्टोन्स एज बिग एज फ्रोजन पर्ल्स, बर्फील जो बर्फ के ओले थे वह उतने बड़े थे जितना कि बर्फीले मोती। कंप्लीटली डिवेस्टेटेड द फील्ड, जो पूरी तरीके से खेत को बर्बाद कर दिया। रनिंग लेंचोज लिवलीहुड, जो लेंचो की जीविका चलाते थे। द वंस प्रॉमिसिंग क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, जब एक बार अच्छे फसल की वादा करने वाली फसल बर्बाद हो गई। लिविंग लेंचो इन डिस्पेयर, लेंचो को निराशा में छोड़ते हुए। एंड हिज फैमिलीज फ्यूचर अनसर्टेन, और उसके परिवार की भविष्य को अनिश्चितता में छोड़ते हुए। ड्यू टू द लॉस, हानि के कारण। अब बी नंबर पूछ रहा है, दोनों में से कोई एक करना है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबारी, अपने कार से यात्रा के दौरान ढेकियाबारी जाते समय राजवीर ने रास्ते में क्या देखा था। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखा भैया। तो ड्यूरिंग द कार जर्नी टू ढेकियाबारी, ढेकियाबारी कार से जाते समय राजवीर सा वास्ट इम्पेंसेजेस ऑफ टी गार्डन्स, राजवीर ने एक्सपेंसेस मतलब राजवीर ने क्या किया, चाय की बागानों का विशाल या विस्तृत क्षेत्र देखा। विद रोज अपॉन रोज, जिसमें कतारें ही कतारें थी। ऑफ नीटली प्रून्ड टी बसेस, चाय की झाड़ियों की बहुत सफाई से कटाई और तोड़ाई हुई थी। स्ट्रेचिंग एज फार एज द आई कुड सी, उतनी दूरी तक इसका विस्तार था जितना कि आंखें देख सकती थीं। द ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्य। ऑफ लस ग्रीनरी, मतलब पूरी तरीके से हरियाली की। एंड द साइट ऑफ टी प्लकर्स, और चाय तोड़ने वालों का दृश्य। एट वर्क एडेड टू द चार्म ऑफ द जर्नी, और कार्य पर जो लगे हुए थे उनका इस यात्रा की सुंदरता को, आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। कैप्टिवेटिंग राजवीर्स इमेजिनेशन, जो राजवीर की कल्पना थी उससे भी अधिक। एंड फैसिनेशन, और आकर्षण से भी। विद द टी गार्डन, चाय की बागानें उससे भी अधिक थीं। द साइट वाज ए ट्रीट टू हिज आईज, ये दृश्य उसकी आंखों के लिए एक उपचार जैसा था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 नंबर क्या कह रहा है बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, अमांडा किस प्रकार के जीवन की इच्छा करती है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तो भैया अमांडा विशेज फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, अमांडा स्वतंत्रता की एक जीवन जीने की इच्छा करती है। एंड फैंटेसी, और कल्पना की जीवन जीने की इच्छा करती है। अवे फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ हर रियलिटी, अपनी वास्तविकता के विरोधों से काफ़ी दूर जा कर के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए मरमेड, वह एक जलपरी होने की कल्पना करती है। लिविंग इन ए पीसफुल इमराल्ड सी, जो एक शांत हरे समुद्र में रहने की सोचती है।
where she can drift blissfully, जहाँ वह प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर सकती है, अवे फ्रॉम द नैगिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर एवरीडे लाइफ, अपने जीवन के प्रत्येक दिन की टोका टाकी और बाद प्रतिबंध के जीवन से वह दूर होकर के रहना चाहती है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में और में आप लोग कर लेना, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी कविता का आप 4 लाइन लिख देना, प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में दिए हुए पंक्तियों को आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, नीचे दिए गए कविता में से किसी एक के केंद्रीय भाव लिखिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में। डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोएम है और इसकी हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन की कथा, इज दैट मतलब है कि शुड नॉट जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस और बिहेवियर, कि किसी दूसरों को उनके शारीरिक संरचना या व्यवहार से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एज एवरी वन हैज़ देयर आउन यूनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी खुद की विशेष क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है, एंड वीकनेस और कमजोरी भी होती है। एंड इवन द मोस्ट अनलाइकली पर्सन आर क्रिएचर कैन प्रूव टू बी ब्रेव, और यहाँ तक कि सबसे असामान्य या असाधारण व्यक्ति या जीव भी अपने आप को बहादुर सिद्ध कर सकता है, एंड हीरोइक और नायकीय सिद्ध कर सकता है, व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स इट, जब स्थिति इसकी मांग करती है या स्थिति की जैसी भी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बच्चों कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर मतलब किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौटा? तो हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास लौटा बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज, उसे ज्ञात हो गया था दैट अनिल वाज द ओनली वन, की अनिल इकलौता एक व्यक्ति है हु हैड ट्रस्टेड एंड ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस, जिसने उस पर भरोसा किया और उसके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार किया। एंड ही डिडेंट वांट टू लॉस द सिक्योरिटी, और वो अपनी उस सुरक्षा को खोना नहीं चाहता था, एंड फूड, और भोजन को नहीं खोना चाहता था, दैट अनिल्स हाउस प्रोवाइडेड, जो उसे अनिल का भोजन प्रदान करता था। एंड आल्सो परहैप्स ड्यू टू द इमोशनल बॉन्ड ही हैड फॉर्म, और शायद उस भावनात्मक लगाव के कारण भी था जो उसने उससे बनाया था। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? तो बी नंबर कह रहा है कि व्हाई वाज आसिबल कॉन्फिडेंट, आसिबल को विश्वास क्यों था, इतना भरोसा क्यों था, दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, कि मैक्स कभी नहीं लौटेगा। आसबल वाज कॉन्फिडेंट, आसबल को भरोसा था, दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, कि मैक्स कभी नहीं लौटेगा, बिकॉज क्योंकि ही हैड क्लीवरली कंसीव्ड मैक्स, उसने चालाकी पूर्वक मैक्स को धोखा दिया था। दैट देयर वाज ए बालकनी आउटसाइड हिज विंडो, कि उसकी खिड़की के बाहर एक बालकनी थी। एंड मैक्स वुड थिंक, और मैक्स सोचता था द पुलिस वेयर आफ्टर हिम, की पुलिस उसके पीछे थी, मेकिंग हिम अनलाइकली टू रिटर्न टू द होटल रूम, और असाधारण तरीके से जब वह होटल रूम में पहुंच रहा था तो इसलिए उसे धोखा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इससे पहले आप सभी लोग बच्चों लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए, सभी लोग कर दीजिए बाबू। और देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री, भोली सबसे पहले क्यों सहमत हो गई थी टू एन अनइक्वल मैच, एक असाधारण मैच के लिए, मिलान के लिए। व्हाई डिड द सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और उसने बाद में शादी से मना क्यों कर दिया था। तो देखते हैं भोली इनिशियली एग्रीड टू अनइक्वल मैच
भोली एक पहले प्रारंभिक रूप से असमान मैच के साथ मिलान के साथ भी सहमत हो गई थी ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, सामाजिक दबाव के कारण, एंड हर फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन, और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण। एज हर पेरेंट्स सा, जब उसके माता पिता ने देखा, इट मतलब इसे एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हर सेटल्ड, उसे व्यवस्थित करने का एक अवसर देखा था। हाउएवर जैसा कि सी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज, उसने बाद में शादी को रिजेक्ट कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। व्हेन सी रियलाइज, जब उसे ज्ञात हुआ, द ग्रूम्स फैमिली वाज आस्किंग फॉर डाउरी, कि जो दूल्हा था उसका परिवार दहेज की मांग कर रहा था। एंड द ग्रूम हिमसेल्फ वाज नॉट गुड इनफ फॉर हर, और दूल्हा उसके लिए स्वयं भी अच्छा नहीं था। asserting her self respect and refusing to be a burden, अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए और उस बोझ से दबने से मना करते हुए उसने शादी को मना कर दिया था। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? तो बी नंबर कह रहा, हाउ डिड ये नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम ये मार्शियन इन्वेजन, किस प्रकार से मदर गूज नामक एक नर्सरी किताब ने पृथ्वी को मंगल ग्रही आक्रमणकारियों से बचाया था। तो देख लेते हैं भैया। द मार्शियंस मतलब मंगल ग्रही मिस्टेकिंग एर्थ्स आर्टिलरी फॉर ए नर्सरी राइम परफॉर्मेंस, मतलब जो नर्सरी की एक लय वाली, यानी कह सकते हैं कि कविता की जो पुस्तक होती है उसको उन्होंने गलत अर्थ निकाला। वी आर फूल्ड, मूर्ख बने। व्हेन ये बुक ऑफ मदर गूज राइम्स वाज ब्रॉडकास्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ देयर अटैक, जब उनके सामने एक मदर गूज नामक पुस्तक, यानी लय की पुस्तक उनके सामने आई और उस पर मंगल ग्रही आक्रमणकारियों के सामने प्रस्तुत की गई। द मार्शियंस थिंकिंग, मंगल ग्रही सोच रहे थे, इट वाज ए डिक्लेरेशन ऑफ पीस, की शांति का एक घोषणा करने का समय था। रिट्रीटेड मतलब उस पर व्यवहार करने का। बिलीविंग विश्वास करने का। अर्थ वाज टू पावरफुल, की पृथ्वी बहुत अधिक शक्तिशाली है। फॉर देम उनके लिए, टू कांकर संघर्ष करने के लिए। दस सेविंग द प्लानट फ्रॉम इन्वेजन, इस प्रकार से पृथ्वी को उसने क्या किया, आक्रमण से बचा लिया। तो बच्चों आज हम लोगों ने 13 नंबर का मॉडल पेपर सॉल्व किया। और एक बात आपको बता दें, सभी मॉडल पेपर को देखते रहिए, आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है इससे। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे शेयर करते रहिए। और शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने अगर किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो उसे बताइए, कोई डाउट है तो उसे बताइए, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर आपको कोई और दिक्कत है या कोई मॉडल पेपर आप कराना चाहते हैं, सॉल्व कराना चाहते हैं, तो उसे आप लोग इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस टेलीग्राम के लिंक पर जा कर के भेज दीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।